हेलो स्टूडेंट्स, वी आर डूइंग लीनियर प्रोग्रामिंग। तो आज हम लीनियर प्रोग्रामिंग का ये टॉपिक एक एग्जांपल से सीखेंगे। क्या है एग्जांपल? देयर इज ए फर्नीचर डीलर। एक फर्नीचर डीलर है, वो टेबल्स और चेयर्स बनाता है और उसके पास जो स्टोरेज कैपेसिटी है, जैसे आप किसी फर्नीचर हाउस पे जाते हैं तो आप देखते हैं उनके पास स्टोरेज होता है, वो वहाँ पे लेके जाता है, आपको गोडाउन में दिखाता है। तो टेबल्स और चेयर्स की ही बात कर रहे हैं यहाँ पर। वो टेबल्स और चेयर से ही डील करता है। तो स्टोरेज कैपेसिटी उसके पास है 60। टोटल जो है वो 60 टेबल्स या चेयर्स दोनों को मिला के स्टोरेज कर सकता है। और उसने कितना इन्वेस्टमेंट किया है? 50,000 इन्वेस्टमेंट किया है। और टेबल की कॉस्ट पड़ती है उसको 2500 और चेयर की कॉस्ट पड़ती है 500। और 50,000 इन्वेस्ट कर दिया। अब अगर वो सेल करता है, जब उसकी सेल होती है तो उसको टेबल पे पर टेबल 250 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है और पर चेयर 75 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है। तो इस तरह से उसको टोटल कितना प्रॉफिट हुआ टोटल, आपको ये नहीं निकालना है। आपको ये निकालना है कि मैक्सिमम कितना प्रॉफिट हो सकता है। दिस इज द ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। मीन्स आपको प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है कि वो कितने टेबल्स और कितनी चेयर्स मैन्युफैक्चर करे, कितने टेबल्स और कितनी चेयर्स को सेल करे कि उसका जो प्रॉफिट हो वो मैक्सिमम हो। देखो, मैंने यहाँ पर टोटल क्या है 60 है। अगर 50,000 टोटल है और देखो अगर 20 टेबल्स वो सेल करता है, 20 टेबल्स बनाता है ओनली, क्योंकि स्टोरेज कैपेसिटी 60 है तो लेस देन 60 कितने भी रख सकते हैं। अगर वो 20 टेबल्स ओनली बनाता है तो क्या हो गया 50,000 हो गए। चेयर एक भी नहीं बनाता। तो इस तरह से इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे टेबल्स के प्रॉफिट को, तो 5,000। तो 5,000 प्रॉफिट बनता है। और क्या ऑप्शन है उसके पास कि वो टेबल एक भी ना रखे और 60 की 60 चेयर्स रख ले। 60 की 60 चेयर्स रखता है तो यहाँ पर क्या है कि 30,000 बन जाता है, उसके इन्वेस्टमेंट से कम लगता है, ठीक है। और 30,000 ये जो है इसको 60 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या है 75 रुपीज़ पर चेयर उसको प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट टोटल हो जाता है 4500। और अगर वो 10 टेबल्स लेता है, 10 टेबल्स कितनी होगी 25,000 की, और 50 चेयर्स कितनी होगी, ये भी 25,000 की होगी। टोटल 50,000 उसके कंप्लीट हो गए। 10 से इसको मल्टीप्लाई करो, 50 से इसको मल्टीप्लाई करो, तो हमारा ये जो प्रॉफिट है ये बनता है 6250। तो अगर मैं 20 करती हूँ, 20 अगर मैं टेबल्स लेती हूँ तो 20 टेबल्स लेने से क्या है 50,000 तो यही पूरे हो जाते हैं। और अगर 40 ये लेती हूँ तो ये एक्स्ट्रा हो जाता है, ये कंस्ट्रेंट, ये 50,000 भी तो पूरे होने चाहिए ना। तो इसलिए ये ऑप्शन तो हम ले ही नहीं सकते 20-40 की। तो जितने भी हम ऑप्शंस ले सकते हैं उन सब से प्रॉफिट कैलकुलेट करेगा वो। तो ऐसे कितनी ऑप्शंस ले सकते हैं। ऐसे तो अभी तो मैंने 10 लिया, 20, 0, 10, 5, 45, ऐसे कितने भी ऑप्शंस ले सकते हैं। तो इस तरह से तो देयर आर मैनी ऑप्शंस। ये तो बहुत ही छोटी सी प्रॉब्लम थी जिसमें कि सिर्फ ओनली 2 आइटम्स थे, टेबल्स और चेयर्स। छोटी सी इन्वेस्टमेंट ली है हमने 50,000। जब लैक्स में करोड्स में इन्वेस्टमेंट होती है, बहुत सारे आइटम्स होती हैं, तो नंबर ऑफ ट्रायल्स, मतलब इस टाइप की नंबर ऑफ ऑप्शंस तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी जिनको प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ट्राई करना। तो इसके लिए हम जो आज सीखेंगे दैट इज़ ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, कि किस तरह से प्रॉफिट को ऑप्टिमाइज किया जाए, कि कैसे कितने नंबर ऑफ टेबल्स और कितने नंबर ऑफ चेयर्स बनाएं कि जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम प्रॉफिट हो। वो हम टेक्निक सीखेंगे, दैट इज़ ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। और उसी का ही एक पार्ट है ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स। बहुत सारी होती हैं, उसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं। देयर आर मैनी मेथड्स इन मैथमेटिक्स फॉर द ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स। तो उनमें से एक टेक्निक है लीनियर प्रोग्रामिंग। एक टेक्निक जो लीनियर प्रोग्रामिंग है वो आज हम सीखेंगे। तो लीनियर प्रोग्रामिंग में
क्या करना होता है, सबसे पहले लीनियर प्रोग्रामिंग में जो भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आप क्वेश्चन दिया हुआ है, अब इसी क्वेश्चन को ही कर लेते हैं, फर्नीचर डीलर के क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम है ये, इसको हम पहले स्टडी करते हैं, उसके बाद इसकी हम मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन करते हैं। मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन कैसे करते हैं, ये फिक्स स्टेप्स होते हैं। तो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है मैक्सिमाइज, सबसे पहले हम लिखते हैं मैक्सिमाइज या मिनिमाइज। जो भी हमारा प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट है तो मैक्सिमाइज लिखेंगे, अगर यहाँ पे कॉस्ट है तो मिनिमाइज लिखेंगे, लॉस है तो मिनिमाइज, प्रॉफिट है तो मैक्सिमाइज, ये कॉस्ट है तो वो भी मिनिमाइज, सेल है तो मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज पी या जेड कुछ भी लिख सकते हैं, पी या प्रॉफिट है पी लिख दिया, पी इज इक्वल टू, तो कितना कैसे मैक्सिमाइज करेंगे, सबसे पहले हम ये लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ टेबल्स एक्स एंड नंबर ऑफ चेयर्स वाई। तो एक टेबल पर प्रॉफिट होता है 250, तो एक्स टेबल्स पर कितना होगा 250x, और एक चेयर पर प्रॉफिट होता है 75, तो वाई चेयर्स पे कितना होगा 75y। इस तरह से ये हमारा प्रॉफिट फंक्शन बन गया। इस फंक्शन को हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। दिस फंक्शन इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। मैक्सिमाइज दिस, यहाँ पे आगे लिखते हैं सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स, सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स। ये कंस्ट्रेंट्स का मतलब क्या है, कंस्ट्रेंट्स होता है कंडीशंस। क्या क्या कंडीशन है, कंडीशन है कि x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 60, स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है 60, नंबर ऑफ टेबल्स और नंबर ऑफ चेयर्स, हमने ये कहा ना लेट द नंबर ऑफ टेबल्स x, नंबर ऑफ चेयर्स y, तो x प्लस वाई कितना है लेस देन इक्वल टू 60, और इसके ब्रैकेट में लिखेंगे स्टोरेज कंस्ट्रेंट, स्टोरेज कंस्ट्रेंट है ये, राइट। और भी कितने भी कंस्ट्रेंट्स हो सकते हैं, लेबर कंस्ट्रेंट्स, टाइम कंस्ट्रेंट, जो अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो यहाँ पर क्या है, दूसरा कंस्ट्रेंट जो है वो इन्वेस्टमेंट का है। एक टेबल 2500 की आती है, तो एक्स टेबल्स कितनी होंगी, कितने की आएंगी 2500x, ऐसे ही चेयर के लिए 500y, और लेस देन इक्वल टू 50,000। ये लेस देन इक्वल टू क्यों किया, क्योंकि स्टोरेज कैपेसिटी 60 है। अगर इसके बाद ये कम रखेगा, 40 रख सकता है, 50 रख सकता है, 20 रख सकता है, 10 रख सकता है, लेकिन 61 नहीं रख सकता, क्योंकि उसमें स्टोरेज कैपेसिटी 60 है, इसलिए यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का साइन आया है। ऐसे ही उसकी जितनी कैपिटल है उससे कम तो इन्वेस्ट कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। तो ये इन्वेस्टमेंट, ये क्या है, इन्वेस्टमेंट कंस्टेंट है। इसको और मैं सिंप्लीफाई कर लेती हूँ, 2 0 सभी में से कैंसिल हो रहा है, 25x प्लस 5y इज लेस देन इक्वल टू 500, और भी हो रहा है कैंसिल, 5 से कैंसिल कर सकते हैं, 5x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 100। तो ये जो है ये हमारा है इन्वेस्टमेंट कंस्ट्रेंट, इन्वेस्टमेंट कंस्ट्रेंट। तो क्या होती है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, मैक्सिमाइज ऑब्जेक्टिव फंक्शन, सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स, ये नंबर 1 कंस्ट्रेंट है आपका स्टोरेज कंस्ट्रेंट, नंबर 2 इन्वेस्टमेंट कंस्ट्रेंट। यहाँ पे कितने भी कंस्ट्रेंट हो सकते हैं, 3 4 5 कितने भी हो सकते हैं, यहाँ पे इस क्वेश्चन में 2 ही कंस्ट्रेंट्स हैं। इसके बाद लास्ट में लिखेंगे विथ नॉन नेगेटिविटी restrictions, with non negativity restrictions। non negativity restrictions क्या है, x greater than equal to 0, y greater than equal to 0। x क्या है, नंबर ऑफ टेबल्स, y क्या है, नंबर ऑफ चेयर्स, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते, नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, x और y हमेशा ही पॉजिटिव होंगे, x greater than equal to 0, y greater than equal to 0। तो ये जो कंप्लीट है, दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। तो आपको भी ऐसे ही कोई ना कोई प्रॉब्लम गिवन होगी, मैं जैसे मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम है, एलोकेशन प्रॉब्लम है, डाइट प्रॉब्लम है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, क्वेश्चन दिया होगा और आपने उसकी पहले मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन करनी है, उसको स्टडी करके उसमें आपने प्रॉफिट है तो उसको मैक्सिमाइज करना है, कॉस्ट है तो मिनिमाइज करना है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है तो उसको मिनिमाइज करेंगे। तो मैक्सिमाइज यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन लेंगे, सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स, जितने भी कंस्ट्रेंट्स है वो निकालेंगे। डाइट प्रॉब्लम में यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू आता है, और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग में, ट्रांसपोर्टेशन में लेस देन इक्वल टू, ये सब लेस देन इक्वल टू आ रही है, और क्वेश्चन की सेंस से पता चल जाता है। और वैसे भी एक और क्वेश्चन की सेंस से भी पता चलता है, और एक मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ, अगर यहाँ पे मैक्सिमाइज है तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू आता है, या मिनिमाइज है तो यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू आता है। तो इस तरह से आपके पास
ये 2 स्टोरेज ये कंस्ट्रेंट्स आ गए विद नॉन एक्टिविटी रिस्ट्रिक्शंस, ये लिखना होता है। अब आपको इसको सॉल्व करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकाली। सोल्व क्या करना है, व्हाट डू मीन बाय सॉल्यूशन? सॉल्व करना क्या है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। यहाँ पे अननोन्स क्या है, एक्स और वाई। कितने नंबर ऑफ टेबल्स और कितने नंबर ऑफ चेयर्स लिए जाए कि प्रॉफिट मैक्सिमम हो, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है आपको। एक्स क्या है और वाई क्या है। तो देर आर मैनी मेथड्स, बहुत सारे मेथड्स होते हैं मैथमेटिक्स में। लीनियर प्रोग्रामिंग को ही, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को ही, ये जो है ये दिस इज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को ही सॉल्व करने के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में ओनली ग्राफिकल मेथड है, तो अभी मैं यहाँ पर ओनली ग्राफिकल मेथड ही डिस्कस करूँगी। तो बाकी और सिंप्लेक्स मेथड और मेथड ड्यूअल सिंप्लेक्स मेथड और बहुत सारे मेथड्स होते हैं, बिग एम मेथड, बिग एम मेथड, टू फेस मेथड, वो सब दूसरे लेक्चर्स में है। और यहाँ पर हम इस लेक्चर में सिर्फ ग्राफिकल मेथड सॉल्व करेंगे। और ये क्या है, ये लीनियर प्रोग्रामिंग, में बार बार बोल रही हूँ कि दिस इज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। व्हाई दिस इज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम? देखो यहाँ पर डिग्री सबकी 1 है, हर इक्वेशन की डिग्री 1 है। देखो ये इसकी डिग्री 1 है, एक्स और वाई की पावर 1 है, यहाँ भी एक्स वाई की पावर 1 है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी लीनियर है, कंस्ट्रेंट्स भी लीनियर है, कोई भी क्वाड्रेटिक नहीं है, क्यूबिक नहीं है, कहीं भी मोर देन 1 डिग्री नहीं है, इसलिए इसको लीनियर प्रोग्रामिंग बोला जाता है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। और एक बात और कि ये जो है यहाँ पर लेस देन इक्वल टू है या ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो जो लेस देन इक्वल टू होता है उसको हम बोलते हैं लीनियर, जो लेस देन इक्वल टू है उसको बोलते हैं हम लीनियर इनइक्वालिटी। लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 60, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू हो उसको बोला जाता है लीनियर इनइक्वालिटी। और अगर यहाँ पर ओनली इक्वल टू हो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, तो उसको बोलेंगे हम लीनियर इक्वेशन। तो ये हमारी क्या है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है। अब हमने इसको सॉल्व करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे हम जो ग्राफिकल मेथड करेंगे, तो उसमें हम ग्राफिकल मेथड में क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो 2 ही वेरिएबल्स हैं x और y, इसलिए x एक्सिस और y एक्सिस हमने ले लिया। और ग्राफिकल मेथड जो है जब 2 वेरिएबल्स हो तभी लगता है। अगर 3-4 वेरिएबल्स हो, वैसे 3 का भी होता है, लेकिन अगर 3-4 वेरिएबल्स हो तो उसके लिए भी हम दूसरे मेथड्स यूज़ करते हैं, ग्राफिकल नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हम 2 वेरिएबल्स वाले ही सारे क्वेश्चन आएंगे आपके पास। तो x और y एक्सिस ले लिए। अब हम ग्राफिकल मेथड में क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे। x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 60 है ना, इसको इक्वल टू 60 लेकर इसका ग्राफ बनाएंगे जो आपने 10th क्लास में बनाया है, एक्स वाई। तो वहाँ पे तो आप कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, यहाँ पे आपने एक बार x को 0 लेना है, एक बार y को 0 लेना है, ये कंपल्सरी है, क्योंकि एक्सिस के ऊपर x एक्सिस और y एक्सिस के ऊपर वैल्यू आ जाती है। इसमें x 0 लेंगे y 60 होगा, y 0 लेंगे तो x 60 होगा, राइट। तो मैंने 60 और 60 लेकर यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ की है, और इस लाइन पे यहाँ मैंने लिखा है x प्लस वाई इक्वल टू 60। ऐसे ही ये इसके लिए सेकंड वाले के लिए ये जो दूसरी लाइन है, सेकंड लाइन, ये 5x प्लस वाई, मैं x 0 डाल रही हूँ तो y 100 आ रहा है, और मैं y 0 डाल रही हूँ, y 0 डालूँ, देखो 5x इज इक्वल टू 100, y 0 डाल रहे हैं तो x 20 आ गया। तो यहाँ पे मैंने 100 x 0, देखो x 0 y 100, ये पॉइंट आ गया, x 0 y 100 और x 20 y 0, ये पॉइंट आ गया। इन दोनों को मिलाकर क्या है कि एक लाइन बना दी है। तो ये दोनों लाइंस जो हैं इस तरह से आ गई हैं, ठीक है। तो ये तो हमने लाइंस ड्रॉ कर ली हैं। तो ये लाइंस किसकी आई हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, ये लीनियर इक्वेशन की लाइन है जो आप अब तक, ये लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है जो ये बना हुआ है, जो अब तक के आपने सिलेबस में सीखा है, अब तक की क्लासेस में आपने सीखा है। अभी तक आपने लीनियर इनइक्वालिटी का ग्राफ नहीं बनाया है, ये लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है। लीनियर इनइक्वालिटी का मतलब क्या है, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 60 है। लेस देन इक्वल टू 60 का मीनिंग क्या है, आपने क्या करना है, लेस देन इक्वल टू 60 मतलब पूरा का पूरा हाफ प्लेन, ये है आपके पास। मैं यहाँ पे अलग से आपको बना के दिखाती हूँ।
सपोज ये लाइन है आपकी, ये 60 वाली लाइन है, 60 की लाइन है। अब लेस देन इक्वल टू 60 है, तो इसके नीचे वाला ये सारा का सारा ही, ये जो प्लेन है ऑल दिस प्लेन, ये सारा का सारा ही, वैसे तो ये सब इसके नीचे जितना भी है ये सारा का सारा प्लेन ही क्या है, सबका सब प्लेन इसमें आएगा। और इसको बोलते हैं क्लोज्ड हाफ प्लेन। क्लोज्ड क्यों बोला, ओपन क्यों नहीं बोला? लेस देन इक्वल टू 60 है। इक्वल टू 60 का मतलब है कि ये जो लाइन है ना ये भी इंक्लूडेड है इसमें, यहाँ से लेकर ये नीचे का सारा पोर्शन ये क्लोज्ड हाफ प्लेन हो गया, राइट। और अगर मैं ओपन हाफ प्लेन बोलूँ, ओपन हाफ प्लेन, तो वो लेस देन 60, लेस देन 60 के केस में क्या होगा, यहाँ पर हम ये लाइन छोड़ देंगे, ये वाली लाइन, और यहाँ पे एक डॉटेड लाइन लगा देंगे, ऐसे डॉटेड लाइन, मतलब इस लाइन को छोड़ के इधर का सब वो ओपन हाफ प्लेन हो जाता है, लेस देन 60 हो जाता है। अब ये बात है कि ग्रेटर देन 60 कैसे बनेगा, यहाँ पे लेस देन 60 मैंने इधर क्यों बनाया, देखो यहाँ पे हम ये जो पॉइंट है ये क्या है, ओरिजिन है 0 0। हम ओरिजिन का रेफरेंस लेते हैं, अगर मैं 0 0 डालती हूँ x0 y0, तो 0 क्या होगा, 0 लेस देन इक्वल टू 60, मतलब ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ओरिजिन जो है इसी हाफ प्लेन में है, इसलिए हाफ प्लेन इस साइड पे आ जाता है, राइट। और अगर मान लिया यहाँ पर 60 की जगह -60 होता, -60 होता, तो 0 तो लेस देन इक्वल टू 60 नहीं है, मतलब प्लेन इस साइड है नहीं, तो प्लेन फिर ऊपर की तरफ होता। तो दोनों को ही हाफ प्लेन बोला जाता है, चाहे हम किसी तरह से बना लें। तो अब यहाँ पे इस केस में लेस देन इक्वल टू 60 के केस में ये सारा जो है ये सारा नीचे की तरफ आ जाएगा, ये सब नीचे की तरफ आ जाएगा इधर, राइट। तो ऐसे ही जो दूसरी इक्वेशन है 5x + y इज लेस देन इक्वल टू 100, इसकी भी मैंने ये बनाई है, ये वाली दूसरी दूसरी इक्वेशन बनाई है 5x + y इज इक्वल टू 100। इसका भी नीचे की तरफ आ गया, देखो इसका भी नीचे की तरफ आ गया, उसका भी नीचे की तरफ आ गया, इसके साथ ये सारा नीचे की तरफ आ गया। इसके साथ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है हमने x से नीचे जाना ही नहीं है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सिर्फ x से ऊपर ऊपर रहना है। ऐसे ही y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हमने सिर्फ राइट साइड में रहना, मतलब सिर्फ हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मीनिंग है कि हमारे पास सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट है, बाकी जितने भी शेड आपने की है उसका कोई मीनिंग नहीं है। तो हमने एक कॉमन रीजन निकालना, देखो इसके नीचे का और इसके नीचे का, तो ये एक कॉमन रीजन ये बन जाएगा हमारे पास, ये कॉमन रीजन बन गया। एक ये ली थी हमने, और ये हमने x + y ली थी, दूसरी हम ये इस तरह से ले रहे हैं, ऐसे ले रहे थे, तो ये जो है ये हमारा कॉमन रीजन बन गया, इतना ये कॉमन रीजन बन गया ये, क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू y 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब ये नहीं रहेगा, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब ये नीचे वाला नहीं रहेगा, ये सब नहीं रहेगा, तो सिर्फ इतना ही पोर्शन। और कॉमन मतलब इसके नीचे वाला और इसके नीचे वाला, इनमें कॉमन क्या है, सिर्फ कॉमन इतना पोर्शन बन रहा है, देखो यही पोर्शन कॉमन है, जो कॉमन रीजन है वो हम ले लेंगे। वैसे डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है, आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि वो जो पॉइंट है ना वो कॉमन होता है, दोनों ही इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पर क्योंकि कॉमन रीजन लेंगे हम, क्योंकि लेस देन इक्वल टू है, यहाँ पे इनइक्वालिटीज हैं, इसलिए यहाँ पे पूरा रीजन लिया जाता है कॉमन। तो ये जो कॉमन ले लेंगे आप, इसके बाद यहाँ पर ये कॉर्नर्स आ जाते हैं, देखो बाउंड्री जो है ये कॉर्नर्स आ जाते हैं, इसको हम बाउंडेड रीजन बोलते हैं, बाउंडेड प्रॉब्लम बोलते हैं। ये बाउंडेड रीजन है, बाउंडेड प्रॉब्लम है। और ये जो रीजन है, ये जो कॉमन रीजन आया है, इस रीजन को बोलते हैं फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन, इस रीजन को बोला जाता है फिजिबल रीजन। और ये जो आपके कॉर्नर पॉइंट्स आए हैं, कॉर्नर पॉइंट्स ये सारे सॉल्यूशन हैं। कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से आए हैं, एक कॉर्नर पॉइंट आया आपका 0 0 0 0 आ गया, दूसरा कॉर्नर पॉइंट क्या है, ये वाला कॉर्नर पॉइंट, ये कॉर्नर पॉइंट 20 0, x20 y 0, फिर ये थर्ड ये वाला कॉर्नर पॉइंट क्या है, या अगर आपने प्रॉपर ग्राफ पे बनाया तो आपको ऐसे दिख जाएगा, इस तरह से दिख जाएगा, इधर 50 आ रहा है, इधर 10 आ रहा है। अगर आपने प्रॉपर ग्राफ पे नहीं बनाया है, वैसे भी मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आपको इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेना चाहिए। x + y इज इक्वल टू 60, x + y इज इक्वल टू 60, और जो दूसरी इक्वेशन है
5x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेना चाहिए, जैसे आपने 10th क्लास में निकालते हो। इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, देखो सब्ट्रैक्ट कर दिया, -4x और इधर क्या आ गया -40, x इज इक्वल टू 10 आ गया, x इज इक्वल टू 10 यहाँ डालेंगे, y 50। तो ये वाला जो पॉइंट है ये आ गया आपका 1050। तो एक और पॉइंट आ गया हमारे पास 1050, और ये जो है एक और बाउंड्री पॉइंट है ये 060 है। आपके पास इस तरह से 4 कॉर्नर पॉइंट्स आ गए। तो इसलिए इस मेथड को कॉर्नर मेथड भी बोला जाता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कॉर्नर मेथड, कॉर्नर पॉइंट मेथड भी बोलते हैं, कॉर्नर पॉइंट मेथड। तो सारे कॉर्नर पॉइंट्स निकाल लो आप, सभी कॉर्नर पॉइंट्स निकाल लिए। तो ये जो सब कॉर्नर पॉइंट्स हैं, दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड फिजिबल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या था, पॉइंट से निकालना है ना, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। फिजिबल सॉल्यूशन, ये सब फिजिबल है। देखो अभी मैंने यहाँ पे किया था, ये 20, 0, 0, 60, 10, 50, ये सब फिजिबल है। ये इनफिजिबल है, ये हो ही नहीं सकता है, इसलिए यहाँ पर ये आया ही नहीं है 20, 40, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। फिजिबल का मतलब जो कंस्ट्रेंट्स को भी सेटिस्फाई करें, ये कंस्ट्रेंट्स को भी सेटिस्फाई करे। कंस्ट्रेंट्स का मीनिंग क्या है, ये कंडीशन है, तो कंडीशन को भी तो सेटिस्फाई करना चाहिए ना जो सोल्यूशन आए। तो ये जो सोल्यूशन है ये फिजिबल सोल्यूशन है, इनको बोलते हैं हम फिजिबल सोल्यूशन, इसको बोलते हैं फिजिबल रीजन। ये कंस्ट्रेंट्स मैंने आपको बता दिए। तो ये जो एक्स और वाई है, जो वैल्यूज हमने निकालनी है, इनको बोलते हैं डिसीजन वेरिएबल्स। डिसीजन लेना हमने, इसलिए इनको बोलते हैं डिसीजन वेरिएबल्स, राइट। तो अब हमारे पास ये फिजिबल सोल्यूशन आ गया, फिजिबल सोल्यूशन आ गए, ये ले सकते हैं हम, राइट। लेकिन हमें क्या करना है, हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है ऑप्टिमाइज करना। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है कि मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा, कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई द फर्नीचर डीलर विल गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट। तो मैक्सिमाइज करना है हमने प्रॉफिट को, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट फंक्शन पे ये चेक कर लेंगे। प्रॉफिट फंक्शन में इसमें एक्स और वाई की वैल्यू डालते जाएंगे। जैसे फर्स्ट में डाली वैल्यू 0, 0, तो 0 ही आ गया, और सेकंड में 20 और 0 डाला मैंने, तो 20 और 0 डालूंगी तो 5000 आ जाएगा। फिर मैं 20 और 0 डाला 5000 आ गया, 20 और 0 डाला 5000, 10 और 50 डालती हूँ यहाँ पे, 10 और ये 50 सॉल्व करती हूँ तो ये आ जाएगा 6250, राइट। और 0 और 60 जब डालते हैं, x 0 और y 60 प्लस 75 इंटू 60, तो ये आ गया 0, 6, 5 30, ये 4500 आ गया, राइट। अब हमारे पास ये 4 वैल्यूज आई हैं। अब आपको अगर मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है तो इनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आपका आंसर होगा, और अगर मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है तो इनमें से जो मिनिमम वैल्यू होगी वो आंसर होगा। तो मैक्सिमाइजेशन करना हो या मिनिमाइजेशन, इन बोथ केसेस आपने बिल्कुल सेम क्वेश्चन करना है। अब ये क्या है, ये आपका आंसर आ गया 6250, मैक्सिमम प्रॉफिट आ गया। और हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई द वैल्यू ऑफ पी विल बी मैक्सिमम। तो कितनी टेबल्स और कितनी चेयर्स वो उसको खरीदनी चाहिए या बनानी चाहिए। तो 10 नंबर ऑफ टेबल्स एंड 50 नंबर ऑफ चेयर्स। अगर वो ये बनाता है, मैन्युफैक्चर करता है और सेल करता है तो उसको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट कितना होगा 6250। ये आपने सॉल्यूशन दे दिया है, राइट। तो ये हमने सब कंप्लीट क्वेश्चन किया है लीनियर प्रोग्रामिंग का। एक और क्वेश्चन लीनियर प्रोग्रामिंग का कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन मैं आपको और करवा देती हूँ इसी लेक्चर में, बाकी इसके बाद इसके आगे फर्दर जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन और करवा देती हूँ मैं आपको। देखो ये क्वेश्चन लिखा है मैंने, मिनिमाइज, पहले हमने मैक्सिमाइजेशन का किया था। ये जो था ये बाउंडेड रीजन था, ये बाउंडेड थी, जो बाउंड्री थी ये जो देखो बाउंडेड है, कवर्ड है, कहीं से ओपन नहीं है, इसलिए इसको बाउंडेड प्रॉब्लम बोलते हैं। जब ओपन होती है तो अनबाउंडेड होती है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, क्वेश्चन है मिनिमाइज दैट इज इक्वल टू 200x प्लस 500y। डायरेक्ट क्वेश्चन भी दिया हो सकता है, ऐसे भी होता है कि स्टेटमेंट दी होती है आपको, उससे ये क्वेश्चन फॉर्मुलेट करना होता है, जो अभी मैंने आपको फॉर्मुलेशन करनी सिखाई है। और डायरेक्ट क्वेश्चन भी दिया होता है, जैसे ये डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मिनिमाइज दैट इज इक्वल टू 200x प्लस 500y सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स। ये कंस्ट्रेंट्स हैं आपके पास, क्या कंस्ट्रेंट्स हैं, x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 एंड 3x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल टू 24। देखो एक ग्रेटर देन इक्वल टू है, एक लेस देन इक्वल टू है। तो इसके लिए फर्स्ट के लिए मैं टेबल बना रही हूँ एक्स वाई, और x में अगर 0 डालती हूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी 5, y 0 डालती हूँ तो x की वैल्यू आएगी 10, 1 2 3 4 5, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। x 0 डाला y 5 आ गया,
0.5 और x 10 है, y 0 है, x 10 है, y 0 है। तो एक ये आ गया हमारे पास, इसको हमने इस तरह से मिला दिया, राइट। फिर इसका क्या है, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अभी मैंने आपको बताया था 0 0, आपने ओरिजिन डाल के देख लेना है, ओरिजिन 0 0 डाल के देख लेना है। अब 0 0 डाल दिया, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 0 0 डाल के देखना, कुछ और भी डाल के देख सकते हैं। ये इजी होता है कि 0 0 से 0 ही आ जाता है, कैलकुलेशन इजी होती है। अदरवाइज कोई भी आप यहाँ से इधर से या उधर से कोई भी एक पॉइंट इसमें डाल के देख सकते हैं। अगर वो पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो मतलब उस तरफ है रीजन, नहीं तो दूसरी तरफ है। तो 0 0 डाल के देख लिया, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 नहीं होता, इसका मतलब इसका जो रीजन है वो कहाँ है, अपवर्ड है। आप इस तरह से डैश शेड बना सकते हैं या एरो लगा सकते हैं सिर्फ साइड पे, ताकि जो है रब ना करना पड़े, मतलब अपवर्ड है। इसके बाद 3x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल टू 24। इसको देखो, x आप 0 डालेंगे, 4 6 से 24, y 6 आएगा, y 0 डालेंगे तो x 8 आएगा। तो x 0 y 6 ये हो गया, x 0 y 6 और फिर x 8 8 y 0, तो ये आ गया इस तरह से। अब इसका क्या है, ये लेस देन इक्वल टू है, 0 0 लेस देन, ये डाउनवर्ड्स है। अब ये वहाँ से अपवर्ड हो रहा है, यहाँ से ये डाउनवर्ड, देखो ये यहाँ से डाउनवर्ड हो रहा है, ये अपवर्ड हो रहा था, ऊपर जा रहा था, और इधर से ये नीचे आ रहा है। तो ये क्या है, ये कॉमन रीजन हो गया, इतना हमारा कॉमन रीजन हो गया, ये कॉमन रीजन हो गया, राइट। तो बाउंड्री पॉइंट्स के आ गए 0.5, बाउंड्री पॉइंट्स के आ गए 0.5 0.6 और 0.5 0.6 और एक ये पॉइंट है आपके पास, थर्ड पॉइंट। अब ये थर्ड पॉइंट कैसे निकालेंगे, या तो आप इस तरह से करके, अगर प्रॉपर ग्राफ पे बना रहे हैं तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा। अदरवाइज मैंने आपको बताया था कि इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों लाइंस को सॉल्व करके निकाल लेंगे। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इनको सॉल्व करेंगे, अभी मैंने करके दिखाया था पिछले क्वेश्चन में। तो 4 3 आ गया, 4 3 आ गया। अब आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ये वैल्यूज डाल देंगे। जब ऑब्जेक्टिव फंक्शन में वैल्यूज डालेंगे, 0.5 से आ रहा है 2500, 4.3 से आ रहा है 2300 और 0.6 से आ रहा है 3000 और 4.3 डालने से 2300। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, मिनिमाइज करना है। तो मिनिमाइज करने के लिए मिनिमम वैल्यू ये है, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 3, और जो वैल्यू है, जो z है वो कितना आ गया 2300, राइट। रुपीज़ है तो रुपीज़, जो भी जैसा भी दिया हो, जो भी यूनिट दिया हो, रुपीज़ आवर्स किलोमीटर, वो उसमें साथ में लग जाता है, राइट। तो ये इस तरह से आपको ये मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम बताई, जिसमें एक अपवर्ड था, एक डाउनवर्ड था, हाफ प्लेन। तो इस टाइप से आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो बाकी इसके बाद हम और भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, 2-3 लेक्चर्स, 2 लेक्चर्स कम से कम और इसमें होंगे लीनियर प्रोग्रामिंग के, जिससे कि आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे डाइट प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं।